some will learn Python according to data analytics. Like see, some will learn Python, like सब अलग अलग पर्सपेक्टिव है. कुछ लोग पाइथन को डीए के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करते हैं, सम will learn Python डेटा एनालिटिक्स. और देखो डेटा साइंस इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन इनको एआई कहता है. मींस बेसिकली पाइथन वी कैन आल्सो यूज पाइथन इन एआई फील्ड. सम will learn Python फॉर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट. सम will learn एक्सेल इन क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें भी यूज करते हैं. someone learn पाइथन इन लाइक साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो, इसमें भी ये यूज होता है आजकल, है ना. तो हम में से जितने भी लोग हैं, हम सभी का यही इसी में से कोई एक प्रोस्पेक्टिव होगा. इससे कोई बियॉन्ड तो नहीं है ना हम में से किसी का. सबका डीए डेटा साइंस यही होगा, या डेवलपमेंट फुल स्टैक डेवलपमेंट या क्लाउड कंप्यूटिंग यही होगा कोई हमें से. क्योंकि इसी प्रोस्पेक्टिव से बेसिकली हम पाइथन को यूज करते हैं, जो हम लर्न करेंगे अपनी बैचेस को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करेंगे. ठीक है. एक्चुअली ना वन मोर थिंग्स कि पाइथन के कुछ टॉपिक जो है सबके लिए कॉमन है, और उसके बाद कुछ टॉपिक हर एक टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में वो अलग अलग चेंज होती जाती है. जैसे डेवलपमेंट डेटा एनालिटिक्स के लिए कुछ कम टॉपिक पढ़ना पड़ता है, डेटा साइंस के लिए उससे ज्यादा, और डेवलपमेंट के लिए उससे ज्यादा पढ़ना पड़ता है. साइबर सिक्योरिटी के लिए यदि हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो हम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाएंगे. यदि हम एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन को लर्न करें तो फिर पाइथन हर फील्ड के लिए आपने सीखी. क्योंकि पाइथन का जो फुल स्टैक डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो एडवांस पाइथन तक यूज करता है, मतलब बेसिक टू एडवांस. मतलब आपकी पाइथन पूरी कंप्लीट हो गई तो फिर आप जिस फील्ड में चाहो यूज करें. तो हम जो अपनी बैचेज में पढ़ते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम में से कोई डेवलपमेंट के बच्चे हैं तो हम फुल स्टैक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करेंगे ताकि आपकी पाइथन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए. बट हम आपको हर स्टेप बताते चले जाएंगे. सेकेंड जस्ट यहाँ तक डेटा एनालिटिक का था, यहाँ तक डेटा साइंस का था, तो मैं वहां तक के बाद आपको आइडिया देता चला जाऊंगा. ठीक है. तो ये रोड मैप हम फॉलो करेंगे. अब जब एक चीज और, लेट्स से कि डेटा एनालिटिक्स तक जितने को पढ़ना था वहां के बाद आप चाहो तो अपने मूव कर सकते हो, मतलब फर्दर दूसरी बैच में ज्वाइन कर सकते हो, या आप पाइथन पूरी भी मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हो. तो क्योंकि जब आप पाइथन पूरी मेरे साथ कंप्लीट करोगे तभी मैं प्रोजेक्ट करवाऊंगा. जो प्रोजेक्ट होगा एंड ऑफ द पाइथन क्लास, है ना. तो आप सभी का, हम में से सभी जितने भी लोग हैं, हमें तो यही आपको सजेशन देंगे कि आप पूरी पाइथन पढ़ लें. क्योंकि देखो आप जब इंटरव्यू बैठते हैं ना तो वो ये नहीं पूछता आपसे कि आप किस पर्पज से पढ़े थे, वो पूरी पाइथन पूछेगा आपसे. समझ रहे. तो हम एक बार पाइथन को पूरी ही लर्न करें. ठीक है. यस. अब आपका क्या क्वेश्चन था, यस बताया. अच्छा मैं आइडिया देता हूँ. रोड मैप आपको नहीं पता है, समझ गया. मैं बताता हूँ एंड ऑफ द क्लास आपको रोड मैप बताता हूँ. ठीक है. थिंग इज दैट यदि हमें, मैं एक बार पहले रोड मैप भी डिस्कस कर दूं सबका. देखो डेटा एनालिटिक्स में ना पूरी की पूरी बातें डेटा पे डिपेंड होती है. मैं आपको रोड मैप बता देता हूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट, और इसके बाद हम फिर चलते हैं. डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस इन दोनों का रोड मैप सिमिलर ही होते हैं. कुछ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं डेटा साइंस वाले को. तो मैं आइडिया देता हूँ. देखो डेटा एनालिटिक्स में ना कुछ जो टेक्नोलॉजी है जिनकी जो प्री रिक्विजिट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लेट्स से पाइथन. पाइथन लर्न करने के लिए हमें कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. मतलब पहले से आपको क्या आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बेसिक से इनिशिएट कर सकते हैं. मीन्स वाट कि यदि हम पाइथन को पढ़ रहे हैं तो हमें प्री रिक्विजिट नॉलेज पहले से क्या है वो मैटर नहीं करता. पाइथन जब से स्टार्ट हो उससे यदि आप प्रॉपर तरीके से फोकस करें तो हम अच्छे से पाइथन को कर सकते हैं. देन आपके सिलेबस में एक होगा MySQL. इसके लिए भी कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. मतलब पहले से आपको क्या आता है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बेसिक से इनिशिएट कर सकते हैं. और एक है एडवांस एक्सेल. ये तीन ऐसे टेक्नोलॉजी यहाँ पे पूरे सिलेबस के अंदर जिसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. मतलब आपको पहले से क्या तो मैटर नहीं करता, जो भी इनिशिएट होगा बेसिक से शुरू हो. समझ में आया आप सभी को. तो यदि हमारे पास टाइम है तो हम तीनों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक एक करके भी पढ़ सकते हैं. अब भैया आप पे चॉइस है. जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि लेट से 10 से 11 ये पढ़ रहे हैं, 12 से 1 ये पढ़ रहे हैं, 2 से 3 ये पढ़ रहे हैं, ऐसे भी करते हैं लोग पैरेलल जिनके पास जो टाइम है. अब आप पे डिपेंड है. आप चाहो तो तीनों को पैरेलल भी स्टार्ट करके देख सकते हो. यदि आपको लग रहा है कि मैं कवर अप कर पा रहा हूँ तो तीनों पढ़िए, नहीं तो कवर अप नहीं कर पा रहे हो तो एक एक करके पढ़ लो. ये आप पे डिपेंड है. इसको कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स. स्टैट्स जो डेटा साइंस का पार्ट है, डेटा एनालिटिक्स में भी यूज होता है. इसको कंप्लीट करते हैं. आपका सिलेबस में जो एडेड है मोंगो डीबी, ये शुरू होता है आपका. और एडवांस एक्सेल कंप्लीट करने के बाद आपका VBA कराया जाता है ऑटोमेशन के लिए. यहाँ तक जब आप कंप्लीट कर लेते हैं देन स्टार्ट होता है आपका BI टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल. जैसे आप आपके सिलेबस में लिखा हुआ होगा पावर BI या टैबलू. तो पावर BI करेंगे, मैं टैबलू का भी आइडिया दे दूंगा. टैबलू पढ़ेंगे तो मैं पावर BI, मतलब दोनों ही आना चाहिए. क्योंकि कुछ कंपनियां पावर BI को डिमांड करती है, कुछ कंपनी. यस.
हाँ, ये बैचेज आप मैम से बात करिए, मैं रोड मैप के बाद अपने एडमिशन कोऑर्डिनेटर से सब लोग डिस्कस कर लें। तो आप ये तीनों बैचेज ले सकते हैं न्यू, जैसे भी पाइथन बैच फर्स्ट क्लास है, उस तरह से इन तीनों बैचेज की भी बैचेज होती हैं शेड्यूल। हो सकता है अगले वीक में न्यू बैचेज आ रही हो, या अभी कल से हो रही हो, तो कोई ना कोई आपको बैचेज वो बता देंगे। वीकडेज और वीकेंड हमारे यहाँ यहाँ पे जो क्लासेज चलती है वीकडेज और वीकेंड्स में चलती है। वीकडेज की जो बैचेज होती है ट्यूजडे टू फ्राइडे 4 डेज की क्लासेज होंगी, और वीकेंड की जो बैचेज होती है वो सैटरडे संडे 2 दिन की होती है। ये सब चीजें आपको मैम ने नहीं बताया क्या सभी को? हाँ, बताया है। हाँ, ये एग्जैक्टली, एज वेल एडवांस एक्सेल, यस। हाँ, इससे बात करके इसे शेड्यूल करवा सकते हैं, बिल्कुल। तो ये बैच अभी बात कर लें तो ये शेड्यूल कर देंगे। अभी फिलहाल पाइथन की क्लास अटेंड करें, देन स्टैटिस्टिक्स के बाद जो इनिशिएट होता है आपको मशीन लर्निंग। देखो डेटा एनालिटिक्स वाले को यहाँ तक ही था, आपके सिलेबस में डेटा एनालिटिक्स यहीं तक है। डेटा साइंस मशीन लर्निंग क्लास के बाद पढ़ेंगे करेंगे ना, अभी पाइथन की बैच ले लें फिर बात कर लें। आप पहले बेटा पाइथन की क्लास कर लेना, फिर आप उसको बैच ले लें, पता कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले पाइथन। ठीक। अरे ऐसे ऐसे में खतरनाक लोग हैं एक से, अरे अब यही बात करने क्या जरूरी है? ठीक है, देखिए आप सभी लोग, तो और इसके बाद मशीन लर्निंग देन डीप लर्निंग, ये पूरी कंप्लीट बैच हुआ एआई का। जिनका डेटा साइंस प्रोफेशनल होगा ना वो ये ऐसे रोड मैप फॉलो करेंगे। आप चाहें तो इसकी फोटो क्लिक कर लें, आपको ये काम आएगा। ऐसे ही हमारी बैचें चलती हैं, मतलब ऐसे ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैम भी नहीं आपको ये बैच ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए। वो बैच का शेड्यूल बता देंगे कि आपको ये बैचेज हैं, आप आपको फॉलो करना है कि हमें कैसे चलना है। क्योंकि ये यदि आप ये रोड मैप नहीं फॉलो करेंगे तो लेट से आप सीधा आपने ये मोंगोडीबी पढ़ना समझ चल स्टार्ट कर दिया, तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि पढ़ कैसे रहे, क्योंकि उसके लिए प्री रिक्विजिट नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो ये रोड मैप ये आपको अपनी खुद से डिसाइड करनी है कि अभी ये बैच चल रही है तो हमें आगे कौन सी बैच लेनी है। समझ रहे हैं? अब लेट से किसी का पाइथन खत्म हो गया तो सीधा स्टैट्स कर सकता है, वो इसका वेट ना करे, माइस्क्ल को वेट करने की जरूरत नहीं है। बट स्टैटिस्टिक विदाउट पाइथन कंप्लीट क्यों नहीं पढ़ सकता? जैसे लेट से किसी का पाइथन कंप्लीट हो गया, मोंगोडीबी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मोंगोडीबी के लिए माइस्क्ल चाहिए है उसे। तो ये था हमारा बैचेज किसकी, डेटा साइंस की, जो एआई डोमेन की। अब मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले के बारे में आइडिया देता हूँ उनको कैसे पढ़ना है, देखो। फुल स्टैक डेवलपमेंट की यदि मैं बात करूँ तो उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दो चीज पढ़ने होती है। तो पाइथन तो आपके लिए भी सेम है, पाइथन को आप जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको पाइथन के लिए कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटाबेस भी जब चाहे आप स्टार्ट कर सकते हैं, माइस्क्यूएल ये आपके लिए भी कॉमन है, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है फ्रंट एंड, HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट JS और रिएक्ट, ये आपके सिलेबस में एडेड होगा, देख लेंगे आप, है ना। फुल स्टैक वाले को ये सिलेबस में एडेड होगा। तो ये ऐसे ही रोड मैप चलता है इनका, मतलब आप HTML के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ऐसे चलता रहेगा। इसके बाद आप लोग को देखो माई सिक्वल के बाद आपको भी मोंगोडीबी कराया जाता है, और इतना करने के बाद आपको कराया जाता है जैंगो। इतने के बाद आपको फ्रेमवर्क कराया जाता है जैंगो, है ना। और इसके साथ आपको होता है जनरेटिव एआई, ऐड हो जाता है जनरेटिव। यही हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स। तो आप ऐसे फॉलो करेंगे जिनका फुल स्टैक डेवलपमेंट होगा, तो आइडिया लग गया होगा फुल स्टैक। यस, हमें ऐसे ही फॉलो करने के लिए डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स वाले ऐसे फॉलो करें। मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं आगे रोड मैप आपको। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, पाइथन। तो थिंग इज दैट कि व्हाट इज द पाइथन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एज यू नो या एज यू लाइक यू हैव मल्टीपल टाइम एडिशन दिस थिंग्स कि पाइथन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज नथिंग बट इट इज अ, मैं आपको ना इसका वो शेयर कर दूंगा PPT। तो अभी फिलहाल के लिए ना आप नोट डाउन कुछ भी मत करें, बस चीजों को समझते चले जाएं, ठीक है। आप अभी कुछ भी नोट डाउन ना करें, बस चीजों को समझे, क्लास में जो मैं आपको करा रहा हूँ उस चीज को ध्यान से समझे, और कोई भी क्वेश्चन हो तो जस्ट रीच करें। तो मैं भी इनिशिएट कर रहा हूँ, आई डिस्कसिंग अबाउट पाइथन। So what is the Python? Python is nothing but it is a programming language. But this is also a language. It is not a tool. It is not applications like Excel. It is a tool. Excel क्या एक tool है, उसके अंदर multiple task होता है। Power BI there is a tool here. MySQL there is also a tool. तो ये आपका tool नहीं है. It is a languages. तो ये हम सुन मल्टीपल टाइम ऑफ लैंग्वेजेस आपने सुन रखा है। देखो अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस CS के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेजेस एग्जिस्टिंग टुडे, नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वन वन अदर वन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो तरह के होते हैं, आप सुने होंगे, या जस्ट लाइक नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश,
Germany, Japanese. These are the non-programming language. And C, C++, Java, PHP, Python. These are the programming language. Yes. So can you guess what is the difference between programming and non-programming language? क्या इसमें दोनों में difference है? Because we are, if you are saying that Python, what is the special thing in Python? Because of this, Python comes under programming language. Why we are not saying that कि हिंदी इंग्लिश या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनको क्यों नहीं कहते? इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है? और इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है जिसके थ्रू इनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, इनको नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जस्ट एक्सप्लेन इफ एनीवन हैव एनी आइडिया। बताएं हमें से। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। आप जैसे ही आप ये फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द पाइथन। जैसे आप बताते हो ना कि हाउ मेनी स्किल्स यू हैव, तो आप बताते हो एक्सेल, पाइथन, लेट्स से व्हाटएवर। तो यहीं से इनिशिएट होता है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पाइथन। तो यहीं से आंसर देना शुरू करोगे, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जस्ट आपका क्वेश्चन भेज होगा, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई वी आर सेइंग दैट पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बिकॉज वी हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस। जैसे मैंने आपको आइडिया दिया, हिंदी, इंग्लिश, जर्मनी। तो फिर इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं कह रहे हो? यस, इलोबरेट करो कोई हमें से, कोई भी ऑनलाइन स्टूडेंट हमें से कोई भी, आप लोग चाहें तो इलोबरेट करें। यस, यस। व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस, क्या बता रहे हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, देखो, देयर इज टू थिंग्स। इफ यू आर सेइंग दैट एनीवन इज a प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स एबिलिटी विद कंप्यूटर सिस्टम, और दैट हैव एबिलिटी टू ऑटोमेट आवर टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी को कह सकते हैं जो आपके मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर सके और जो हमारे टास्क को ऑटोमेट कर सके। दिस इज द प्रोग्राम। जैसे जो नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ह्यूमन बींग्स। हम आपसे बात कर रहे हैं, दिस इज द नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सो हम इस लैंग्वेज में थ्रू मशीन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब भले ही कर पाएंगे, देखो। अब क्योंकि अब आपने सुना होगा एलेक्सा ऐड हो चुका है, मल्टीपल चीजें आती, तो आप बोलते हो काम कर देता है। बट ये पहले नहीं होता था। इवन एलेक्सा के अंदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटर्न है डायरेक्टली। आपका मशीन हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता। जैसे जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, इसको भी आपके लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं अटैच समझता। तो जो हमारे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर पाए, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हुआ हम सभी को? एक सिंपल वर्ड में आप इतना समझ सकते हैं कि दैट लैंग्वेजेस दैट कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम, या दैट कम्युनिकेट विद एनी टाइप ऑफ सिस्टम, not a computer system only, and that have ability to automate our tasks, that all are called programming language। तो आप देखो इन सभी के अंदर ये एबिलिटी है। जैसे ऑटोमेटेड करने का क्या सेंस है मेरा? जैसे आप किसी, जैसे लेट से ब्लिंकिट या जेप्टो या स्विगी, सब लोग हम ऐसे यूज करते हैं जनरली। तो आप जैसे कुछ भी ऑर्डर करते हो, जैसे लेट से आपने किया 1 kg, लेट से शुगर, 1 ब्रेड, 1 पैकेट मिल्क, तो कोई मैन्युअली आपको ये नोट नहीं कर रहा होता है, और ना आपकी प्राइस को कोई टोटल मैन्युअली बता रहा होता है कितना टोटल पेमेंट हो। ये सारे काम ऑटोमेटिकली होते हैं। इवन जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट भी रिसीव ऑटोमेटिकली होता है, कोई मैनुअली नहीं करता। ये सॉल्व। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? इंटरनल कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है, चाहे वो पाइथन हो रहा हो, चाहे वो जावा हो रहा हो, चाहे वो पीएचपी, या कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकएंड में चलते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो पाइथन एबिलिटी टू ऑटोमेट अवर टास्क एंड एज वेल एज पाइथन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या हम सभी को क्लियर हुआ? इफ एनीवन आस्क्ड व्हाई पाइथन इज a प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो क्या हम एलोबरेट कर सकते हैं ये आंसर प्रॉपर तरीके से? क्लियर हुआ आप सभी को? ये पाइथन का फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट, पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑनलाइन स्टूडेंट हमें से कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो बताएं आप लोग। ये नोट डाउन आप ना करें, इसकी बात प्रॉपर तरीके से रिटर्न मेरे पास पीपीटी वो मैं भेज दूंगा। या फिर आप राइटिंग को लेकर और ना हो, मैं प्रॉपर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीपीटी भेज दूंगा। पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाई वी आर सेइंग दैट पाइथन कम्स अंडर हाई लेवल? if you are saying that python comes under high level, means some language also exist in that comes under low level or middle level. Yes. So what is the key parameter, या what is the special thing in python because behalf of that when python comes under high level? ऐसा कौन सा पैरामीटर है, ऐसा क्या स्पेशलिटी है पाइथन के अंदर जिसके से ये हाई लेवल में आता है? पॉइंट है ये सब।
बैकर दोनों को सपोर्ट करता है, ये आंसर करना सही नहीं। और कोई, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले सकता हूँ पाइथन के पाइथन। अच्छा नहीं है, डिस्कस करते हैं। आज से 20 ईयर्स चले जाओ, यदि आप 20 ईयर्स पीछे चले जाएं, तो आप जो कोडिंग लिखते थे, ओनली वी कैन राइट द कोड इन द बाइनरी फॉर्मेट। आप यदि आपके आज 20 ईयर्स पहले चले जाएं, तो आपको वट एवर कोडिंग करना हो, सिर्फ हम कोडिंग किसमें करते थे? 100 के फॉर्मेट, सिर्फ 10। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है? अभी भी 10 को समझता है। तो लेट से पहले आपको कोडिंग करना है, लेट से आपको 2+4 करवाना है, तो 2 को भी आपको बाइनरी में ही लिखना पड़ेगा, 4 को भी आपको बाइनरी में ही लिखना पड़ेगा, और आपको एडिशन को भी बाइनरी में ही लिखना पड़ेगा। इवन रिजल्ट भी जो आता था वो भी बाइनरी में आता था। पहले जो भी आप कोडिंग करते थे तो किसमें करते थे? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज किसे कहते हैं? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से। तो पहले जो भी लिखते थे वो बाइनरी लैंग्वेज में लिखते थे। तो ये पहले एक चीज बताइए, जैसे आपको ये लिखना, इसको ऐड करना ज्यादा आसान है या इसको ज्यादा आसान है ज्यादा लिखना? बताइए, ये ज्यादा आसान है ऐड करना या इसको? इवन इसका ये अलग अलग होता है, बाइनरी सबका अलग अलग। ये ऐसा नहीं कि बाइनरी ये लिख दिया आपने, यही हो सकता है बाइनरी अलग अलग चेंज होता है। आप लोगों में से कुछ लोग बाइनरी कन्वर्जन पढ़े होंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल। 4 का बाइनरी कन्वर्जन होता है 100, हम पढ़ेंगे। यदि आप लोग को नहीं आइडिया हो तो एक बार घर पे पढ़ लेना। 5 का होता है 1001, 8 का होता है 100, ऐसे सबका अलग अलग होता है, कल निकालना पड़ता है अलग अलग। तो ये 4 को ऐसे लिखना आसान है या ऐसे लिखना आसान है? बताइए। 4 को डायरेक्टली 4 लिखना आसान है ना हमारे लिए, बट ये हम लिख नहीं सकते क्योंकि कंप्यूटर ये समझता नहीं है। परेशानी देखो, अब जो इससे आपको टास्क करवाना है वो उस लैंग्वेज को समझता नहीं जिस लैंग्वेज को हम समझते हैं। तो अब हम, और टास्क नहीं है ये सब। तो 20 ईयर्स एगो जो उस टाइम के जो प्रोग्रामर्स थे, दे स्टार्ट यूजिंग, देखो ये एक्चुअली क्या है ना, कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम नहीं करता। जैसे हम 100 के फॉर्मेट, लेट से यदि कंप्यूटर लेट से कोडिंग कर भी दे, लेट से हमने एक अर्थमेटिक एप्लीकेशन बनाया जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करता है, लेट से 4 परफॉर्म करता है। इन फ्यूचर मुझे दो और ऐड करना है, लेट से हमारा, लेट से सुनो आप सब लोग, जैसे ये दो ऑपरेशन, हम ये 4 ऑपरेशन हमारा पहले से हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया था जो ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करता था, लेट से, ठीक है। क्या क्या करता था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 एक्शन करता था। अब ये कैसे बाइनरी फॉर्मेट में? अब इन फ्यूचर में हमें दो चीज और इसमें ऐड करना है, परसेंटेज और परसेंटाइल कैलकुलेट करने का। तो इसमें यदि कोई नया चीज चेंज करना है तो इसको पहले पहले जो कोड है उसको समझना पड़ेगा। जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन, पहले से इसमें अभी कॉलिंग, स्टेटस और चैटिंग 3 चीज करते हो। जैसे लेट्स इसको कल को पेमेंट ट्रांजेक्शन करने वाला एक नई चीज ऐड करना है, या लेट्स इसको कल को आपको डिलीवरी आइटम, मतलब आइटम डिलीवरी का भी एक नया ऐप ऐड करना है, लेट्स से। तो इसको ये चीजें नया ऐड करने के लिए तभी ऐड कर पाएगा ना कोई, जब इसको पहले से जो इसने रिटेन चीजें उसको समझेगा। विदाउट प्रीवियस कोड को, जो इसका सोर्स है, जैसे ही बनाया गया उसको समझे, आप नहीं मॉडिफाई कर सकते। जैसे लेट से टीवी बनाना है आपको, टीवी पहले से आप, पहले से उसकी जो बनी बनाई चीजें हैं उसको समझना पड़ेगा, कौन सा वायर कहाँ से कनेक्ट है, कौन सा वायर कहाँ से इनपुट ले रहा है, ये सुनो। आप ऐसा नहीं किसी को कहीं से जोड़ सकते हो। कुछ नई चीजें ऐड करने के लिए पहले प्रीवियस चीजों को समझना पड़ेगा। मेरी पॉइंट समझ रहे होगे आप? तो आप बेटा पॉइंट तो तब ये चीजें तब समझ पाओगे ना जब ये लैंग्वेज आपको समझने लायक हो। जैसे 100 के फॉर्मेट में आपने डेवलप कर रखा है, तो क्या आप आफ्टर 6 मंथ आप ये बस बता पाओगे कि ये लाइन किस पर्पज से लिखा हुआ था? ये तो 100 है, समझ नहीं आ रहा क्या है ये सब? नहीं समझ में आएगा ना, ये समझो आप। और हमारा माइंड जो है न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम नहीं करता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रियल एग्जांपल। अभी आप लोगों से बोला जाए तो आप 50 नाम कम से कम बता दोगे। जैसे 50 नंबर ऑफ ह्यूमन नेम्स यदि बोला जाए तो आप कम से कम 50+ बता दोगे, मोहन सोहन राम दीपक बता दोगे। लेकिन लेट से मैं आपसे 5 फोन नंबर बोल दूं या 10 फोन नंबर बता दूं या 20, आप में से बहुत कम लोग होंगे जो नंबर, फोन नंबर किसी का याद होगा आप लोग को। 5 मिनट से 2-3 या घर के ज्यादा से ज्यादा नंबर याद होता है, उससे ज्यादा किसी को अपना फोन नंबर उससे ज्यादा याद नहीं होता। बताओ ये सब। लेट से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, पानीपत युद्ध कब हुआ था? आप में से कितने लोगों को याद है? हुआ था, ये सबको याद है पानीपत का युद्ध, ये एक स्टेटमेंट है, एक वर्ड से हम सभी को याद है। बट कब हुआ था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसीलिए तो जनरल ये जीके जी से इतना टफ होता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो हमें याद रखना टफ होता है। समझ गए? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस टाइम पे जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने क्या किया, कि दे स्टार्ट यूजिंग कीवर्ड्स। उन्होंने क्या किया, कुछ कीवर्ड्स स्टार्ट कर लिया यूज करना। लेट से कि यदि कोई एडिशन करना है तो उन्होंने क्या यूज किया, ऐड कीवर्ड। तो ऐड जहां भी दिखेगा हमें समझ में आ जाएगा क्या है, ये एडिशन के लिए लिखा हुआ है। जहाँ कहीं पर भी यदि आपको सब्ट्रैक्शन, एसयूबी लिखा है, मतलब क्या है, ये सब्ट्रैक्शन का है। डी जब भी दिखा आप क्या समझेंगे कि डिवीजन का है। प्रिंट ऑफ, जैसे ही प्रिंट दिखाई, क्या है कि प्रिंट करने के लिए लिखा हुआ है।
तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है कंपेयर टू 10 के फॉर्मेट में सब। बट ये एज ए ह्यूमन के लिए तो ज्यादा कन्वीनियंट है, बट ये सेम चीजें फॉर प्रॉब्लम फॉर मशीन, मशीन टोटली अननोन अबाउट दीज वर्ड्स, ये सॉल्व। हमें काम मशीन से करवाना है, कंप्यूटर से करवाना है, और कंप्यूटर हमारा इस काम को, ये वर्ड्स को समझता नहीं। समझ रहे हैं आप प्रॉब्लम? तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे। दे देन वी दे इन्वेंट अ ट्रांसलेटर। उस टाइम के जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने क्या किया, दे इन्वेंट अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर इज व्हाट, दैट ट्रांसलेट योर कोड इनटू मशीन कोड इनटू योर कोड। जैसे रियल लाइफ में आपने देखा होगा मोदी जी वगैरह के साथ ट्रांसलेटर रहता है, तो जर्मनी जापान कहीं भी जाए उनके लैंग्वेज को उसमें कन्वर्ट कर देता है, उनके लैंग्वेज को उसमें कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, जस्ट ट्रांसलेट। जो आप कोडिंग करते हो ना, इसको कहा जाता है सोर्स कोड। हम लोग लिखेंगे पाइथन, जो हम लोग कोडिंग करेंगे उसका, उसको क्या कहेंगे हम, सोर्स कोड। और ये सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में। और मशीन कोड से हमें किसमें कन्वर्ट कर देगा, सोर्स कोड। मतलब जो हमें चाहिए हमें मिलेगा, जो मशीन को चाहिए वो मशीन को मिलेगा। तो हमारा काम रिलायबल हो गया, ये सोल्व। समझ में आ रहा है आप सभी को ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना यहाँ तक? प्रॉपर तरीके से आप फॉलो कर पा रहे हैं? हमें पहले प्रॉब्लम थी, हम जो पहले 20 साल पहले जो कोडिंग करते थे 10 के फॉर्मेट में करते थे, वो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं था। तो हमने क्या किया, इंग्लिश वर्ड यूज करना स्टार्ट किया, जिसे कीवर्ड कहते हैं। उस कीवर्ड को हमारा मशीन नहीं समझता था। तो उसके लिए हमने क्या डेवलप किया, ट्रांसलेटर। अब जो यहाँ जो ट्रांसलेटर यूज होता है, दैट इज नॉट अ हार्डवेयर, या कोई एक ह्यूमन बींग्स नहीं है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो ट्रांसलेटर यूज होता है दैट इज अ सॉफ्टवेयर। वो हार्डवेयर पार्ट नहीं है, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। दैट ट्रांसलेट योर कोड इनटू मशीन कोड इनटू योर कोड। इतना काम करता है हमारा। क्लियर क्लियर आइडिया लगा? तो जो फर्स्ट ट्रांसलेटर इवेंट हुआ था इंडस्ट्री में, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। हम में से कुछ लोग पढ़े होंगे सीएस में, तो आपको ये आइडिया होगा असेंबलर। फर्स्ट वन इज द, जो सबसे पहला ट्रांसलेटर डेवलप किया गया था उसका नाम क्या था, असेंबलर। असेंबलर ट्रांस इट इज ऑल्सो ट्रांसलेटर। तो इसका भी वही काम है, मशीन कोड से कन्वर्ट कर देगा आपको, सोर्स कोड से मशीन कोड में, मशीन कोड से सोर्स कोड में। बट इसकी वजह से एक प्रॉब्लम जनरेट हुआ। क्या, अगर कोड बिकम मशीन डिपेंडेंट, मतलब जैसे कि लेट से हमने अपने मशीन में कोई कोड डेवलप किया। जैसे लेट से हमने एक एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में, एक एप्लीकेशन डेवलप किया, ट्रैवल एप्लीकेशन, जिसमें लोग जहां भी जाना चाहे वहां की टिकट बुक कर सकते हैं, एरोप्लेन या ट्रेन या बस की टिकट बुक कर सकते हैं। लेट से सपोज कर दैट ये एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में तो प्रॉपर चल रहा है, बट यही सेम कोड यदि मैं आपके सिस्टम में रन कराऊं तो ये आपके सिस्टम में नहीं चल। ये प्रॉब्लम किसमें थी, असेंबलर में। असेंबलर ने क्या किया, अवर कोड बिकम मशीन डिपेंडेंट, मतलब हम यदि कोडिंग लिख रहे हैं और असेंबलर को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हमारा कोड क्या हो जाता है, मशीन डिपेंडेंट। मतलब जिस सिस्टम में कोड को डेवलप किया गया है उस कोड सिस्टम में चलेगा, आपकी सिस्टम चलेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम टू सिस्टम आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। आपने जानते भी होंगे कि हमारा सिस्टम लेट से 32 बिट है, तो आपका 64 बिट आर्किटेक्चर हो सकता है, किसी का 16 बिट हो सकता है। ये सब नहीं। तो असेंबलर ने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया कि हम अब अपने इंग्लिश वर्ड्स में कोड लिखने लगे और हमारा कंप्यूटर उसको समझने लगा, और हमारा कंप्यूटर भी इसको कन्वर्ट करके देने लगा। बट इस वजह से एक प्रॉब्लम आई, दैट इज कॉल्ड मशीन डिपेंडेंसी। इसी द ड्रॉबैक ऑफ असेंबलर। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी अगेन इन्वेंट अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। दूसरा जो डेवलप हुआ था उसका नाम क्या था, सेकंड वन इज द कंपाइलर। इट इज ऑल्सो ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट योर कोड इनटू मशीन कोड। ये भी वही काम करता था जो असेंबलर करता था। मतलब हम जैसे लेट से हमने कोडिंग लिखा, वट एवर कोडिंग हैव रिटन हियर, इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, और जो मशीन कोड है उसको इसमें कन्वर्ट कर देगा आपके लाइन। एक इसका काम था कंपाइलर का, यही काम पहले भी होता था। तो इस बट इसने स्पेशलिटी किसको, इसने स्पेशली किसको रिजॉल्व किया, मशीन डिपेंडेंसी। क्योंकि यही तो प्रॉब्लम था इसके प्रीवियस वाले ट्रांसलेटर में नहीं। इस ये भी तो एक ट्रांसलेटर नहीं है, जैसे असेंबलर एक ट्रांसलेटर था, उसी का तो एक स्टैंडर्ड वर्जन है ये। तो इसने क्या किया, मशीन डिपेंडेंसीज की इश्यू को रिजॉल्व किया। नाउ आवर कोड बिकम मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब अब मैं अपने सिस्टम में कोड करूं या आपके सिस्टम में, सब में चलने लगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम अगेन कम्स ड्यू टू कंपाइलर। अब कंपाइलर में क्या होता था कि आपने मल्टीपल लाइन ऑफ कोडिंग की, लेट्स से कि आपने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखे हो ऐसे 10 मल्टीपल लाइन ऐसे कोडिंग की, तो इसमें क्या होता था, समझिएगा ध्यान से। इट ट्रांसलेट इंटायर कोड एट टाइम, पूरे कोड को एक बार में ट्रांसलेट करता था, किसमें, मशीन कोड। अब इसमें पॉसिबिलिटी है ना कि कहीं पे आपका बाय मिस्टेक्स एरर आया हो, ये पॉसिबल है। जैसे हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश या हिंदी में आप देखे होंगे ना ग्रामेटिकल एरर आता है। तो इसमें भी हो सकता है ना किसी लाइन में आपने मिस्टेक कर दिया हो, कोई लाइन कोई पर्टिकुलर स्पेलिंग मिसमैच हो, या इसकी सिंटेक्स को अलग लिख दिया हो, तो उसमें एरर उसको कहा जाता है एरर्स। जो आप मिस्टेक्स हम कहते हैं, जो हमारे लाइन में जिसको मिस्टेक्स कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, एरर। एरर को बग्स भी कहा जाता है।
तो ये जो एरर्स है ना, इसको लास्ट में बताएगा बताएगा कि दीज आर द एरर। तो ये प्रॉब्लम नहीं था कि एरर को लास्ट में बताता था, प्रॉब्लम ये था कि ये जो एरर है वो किस लाइन में है ये नहीं बताता था। मतलब ये जो एरर है वो किस लाइन में है, किस लाइन की वजह से आ रहा है ये नहीं बताता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। जैसे लेट से कोई एप्लीकेशन डेवलप हुआ है, तो कोई भी एप्लीकेशन डेवलप होता है तो उसमें 1,000 से कम 2,000 लाइन रहती है। अब उस कोड को, अब उसमें हमें देखना पड़ेगा मैनुअली एक एक करके कि कहाँ पे एरर है। तो क्या मैनुअली पॉसिबल है 1,000 लाइन को चेक करना? बहुत लंबा टाइम लगेगा ना। तो ये प्रॉब्लम था किसमें, कंपाइलर में। तो कंपाइलर का ड्रॉबैक क्या था बताइए? इसने एक रिजॉल्व किया मशीन डिपेंडेंसी को, मशीन इंडिपेंडेंट तो कर दिया, बट इसके अंदर एक इशू क्या आया, कोड डिबगिंग इशू। बग्स को जो रिजॉल्व किया तो उसे कहा जाता है डिबग करना, डिबगिंग इशू। समझ में आया आपको? जो बग्स था, उस बग्स किसको कहते थे, एरर को। उस एरर को रिजॉल्व करने को हम क्या कहते हैं, डिबग। तो डिबगिंग इशू था इसमें। कंपाइलर में क्या ड्रॉबैक है, डिबगिंग इशू। अब इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक और डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। तो अभी तक तीन तरह के आपको नाम बता चुके हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये तीन बताए हैं। तो इंटरप्रेटर ने तीनों प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। मतलब बस इंडिपेंडेंट तो पहले भी हो चुका था, कोड डिबगिंग इशू भी रिजॉल्व हो चुका था। इंटरप्रेटर ने क्या किया, लेट से वी हैव रिटन मल्टीपल लाइन ऑफ कोड इस तरह से। तो आप, अब हमारा कोड मशीन इंडिपेंडेंट हुई, बट ये क्या करता था, इंटायर कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता था। जैसे इस लाइन में कोई एरर है तो आपको जस्ट बताएगा कि दीज आर द एरर, पहले इस एरर को आप रिजॉल्व करिए तो फिर फर्दर लाइन चलेगी। पहले यही नहीं होता था। देखिए पहले जो यही तो प्रॉब्लम थी, इसने इशू को रिजॉल्व कर दिया। मतलब हमारा जो एरर था उसको डिबग करना हमारे लिए आसान। तो अभी हमारा इंटरप्रेटर ही यूज होता है, जो अभी सबसे पावरफुल जो ट्रांसलेटर है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। तो अब यहाँ पे ना यही तीन ट्रांसलेटर के भी, यहाँ पे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई। कनेक्ट कर पा रहे हो? मैं वापस आता हूँ अपने प्रीवियस टॉपिक पे, और वापस आ रहा हूँ यहीं पे जहां से हम चले थे, यही से हम थे ना। वापस इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, हाई लेवल पे। तो अपने जो अभी बता रहा था, तीन तरह के concept बताया, कौन कौन सा। पहला आपने असेंबलर देखा, फिर आपने कंपाइलर देखा, फिर ये इंटरप्रेटर। अब एक चीज और, आपके माइंड में एक पिक्चर बना होगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेटर हम यूज कर पाएंगे? क्योंकि हमारा लैंग्वेज नहीं समझता कंप्यूटर को, हमें ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ेगा, चाहे आप कोई ना कोई ट्रांसलेटर यूज करोगे, यस और नो। तो इसी भी हाथ पे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉइज आ रहा है, म्यूट कर लें यदि किसी तरफ से कोई क्वेश्चन ना हो तो। देखिए, फर्स्ट वन नहीं था। अब मैं आज मैं चलता हूँ assembler से। which particular programming language that uses assembler as a translator? जो particular programming language assembler को यूज करते थे एज ए ट्रांसलेटर, वो कहा जाता था लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन्हें कहा जाने लगा लो लेवल, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल हम में से कोई दे सकता है? पहले यूज हुआ करता था बेसिक, BASIC बेसिक। ये हमारे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आज पाइथन, जावा ये सब है ना, उसी तरह से पहले हुआ करता था बेसिक और कोबोल। फिर इस, अब दूसरा था हमारा कंपाइलर, विच पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस कंपाइलर एज ए ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्हें क्या कहा जाने लगा, मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल का एग्जांपल में कौन कौन कोई दे सकता है हमें से? C++ हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल किसे कहते हैं बेटा, बताओ आप? विच पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस इंटरप्रेटर एज ए ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो हाई लेवल किसे कहते हो, जो इंटरप्रेटर को यूज करें। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन सा होता है, पाइथन, जावा, PHP, ये सब के सब क्या है हमारे हाई लेवल। तो यदि अब आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि वाई पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, पाइथन इज इंटरप्रेटर एज ए ट्रांसलेटर बिकॉज़ ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझे आप? इसके बाद जो भी आप आंसर दे रहे हो सब सही है। पाइथन इज ए सपोर्टिव लैंग्वेज, पाइथन इजी टू लर्न, पाइथन वर्क्स इन पाइथन यू कैन राइट ओन कोड, या इजी टू लर्न, वट जो भी आप कर रहे हो सभी सही है। बट ये लॉजिकल रीजन है, समझ में आया? लॉजिकल रीजन क्या है, ये इंटरप्रेटर यूज करता है बैकएंड। समझ में आया? और जो भी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर को यूज करता है उन सभी को क्या कहा जाता है, क्लियर आइडिया लग गया क्या?
अब थर्ड स्टेटमेंट को रिमूव करता हूँ। अभी तक मैं दो स्टेटमेंट क्लियर किया, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सेकंड क्या था, पाइथन इज हाई लेवल। यहाँ तक कोई कंसर्न किसी को नहीं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज द पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है बता सकते हो? आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि ये इंटरप्रेटर को यूज करता है। और इंटरप्रेटर का क्या करेगा, लाइन वाले ने भी बताया ना मैंने, हर लाइन को यदि कोई लाइन में एरर है तो जस्ट एक्नॉलेज करेगा, फिर यदि आप एरर को रिजॉल्व करोगे फिर वो आगे बढ़ेगा। तो यही सेम चीज है, पाइथन इज कॉल्ड, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्यों? कि ये इंटरप्रेटर को यूज करता है, सिंपल, बिकॉज पाइथन इज इंटरप्रेटर एज ए ट्रांसलेटर, बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। नहीं, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पाइथन यूज ओनली इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट द कोड, क्या पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज करता है? नो। अभी जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिनको भी मशीन इंडिपेंडेंट होना है, वो दोनों काम करेंगे। मतलब मशीन इंडिपेंडेंट जिनको भी होना है, वो क्या, कंपाइलर को भी यूज करेंगे और इंटरप्रेटर को भी यूज करते हैं। तो जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज है सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज करके एग्जीक्यूट नहीं करते, तो क्या यूज करते हैं, कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पाइथन इज ओनली इंटरप्रेटर फॉर एग्जीक्यूट द कोड, तो नो, इट इज एज वेल एज कंपाइलर फॉर एग्जीक्यूशन द कोड। समझ में आया आपको? तो अब कैसे करता है, देखो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटरप्रेटर का भी काम वही है, कंपाइलर का भी काम वही। भाई साहब फोन क्यों चला रहे हो लगातार, लिख रहे हो या फोन चला रहे हो क्या? तो देखो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोनों का काम तो एक ही है, पाइथन कंपाइलर भी कोड को एग्जीक्यूट ही करता है, इंटरप्रेटर भी, तो ये दोनों एक ही काम को क्यों दो तरीके से करेंगे? तो देखिएगा, समझिएगा, जैसे आप लेट से मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखे इस तरह से, तो इस कोड को सबसे पहला काम आता है कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करता है बेटा, इसको बाइट्स कोड में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले आपका जो भी कोड लिखते हो, ये कंपाइलर इसको सबसे पहले किस में करता है कन्वर्ट, बाइट्स कोड में। बाइट्स कोड क्या होता है, 100 का फॉर्म। अब ये जो बाइट्स कोड है वो अगेन कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर, बाय द हेल्प ऑफ, समझ में आया आपको? तो सबसे पहले जो भी आप कोड लिखोगे वो कन्वर्ट होता है कंपाइलर बाइट्स कोड में, ये कौन करता है, कंपाइलर। और ये बाइट्स कोड कन्वर्ट होता है मशीन कोड में बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मशीन भी तो 1010 के फॉर्मेट में है और ये भी 10 के, तो फिर दोनों का काम क्या पड़ गया? अब मैं बताता हूँ, जैसे लेट से आपने 4+2 लिखा, तो 4 को 100 में इसने कन्वर्ट किया और 2 को 10 में कर दिया। अब 100 सबके, अब ये जो 100 है ना, ये जब इंटरप्रेटर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है। मतलब मेरा सिस्टम 32 बिट है, तो ये 32 बिट के अकॉर्डिंग स्टोर करता है, 0 0 1 ऐसे। और ये तीन प्लेस फिल हुआ, कितने बचे, 29, ये 29 बचा ना इस स्पीसीज, तो 29 स्पीसीज पे 0 0 0 0 0 ऐसे। यदि किसी का सिस्टम 64 बिट है तो 64 बिट के अकॉर्डिंग स्टोर हुआ। समझ गए नहीं समझ गए? बट 100 सबके लिए तो 4 ही रहेगा ना, बताओ। किसी भी नंबर के पीछे कितने भी जीरो ऐड कर लो, क्या वैल्यू चेंज हो जाता है? नहीं। तो ये काम ऐसे करना होता है। अच्छा, इतना ही नहीं होता, और भी होता है, तो वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये अंदर में आपने आपने सिर्फ सब लोग जानते, यदि कोई कंपाइलर डिजाइनिंग पढ़ा है, में से कोई, तो ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट होता है, फिर वो ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड में पीसीबी वगैरह जनरेट करता है। ये आपको जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जानो आप कि सबसे पहले जो भी आप कोड लिखते हो उसको सोर्स कोड को बाइट्स कोड में कन्वर्ट करता है, कौन करता है, कंपाइलर। और यही बाइट्स कोड कन्वर्ट होता है किसमें, मशीन कोड में, कौन करता है? बताया था कि बग्स आते हैं, हमने बताया था ना कि बग्स एरर आते हैं। तो देखो बाइट्स कोड से बाइट जो आपका सोर्स कोड से बाइट्स कोड के कन्वर्ट होने के ड्यूरेशन में जो एरर आता है उसको कहा जाता है कंपाइल टाइम एरर। और ये मशीन कोड में से जो कन्वर्ट होता है इसे कहा जाता है रन टाइम एरर। तीन तरह के पाइथन में एरर होते हैं। कंपाइल टाइम एरर, तो कंपाइलेशन के ड्यूरेशन में जो एरर आता है, मतलब जो कंपाइलर एरर रेज करता है उसे कहा जाता है कंपाइल टाइम एरर। जो इंटरप्रेटर रेज करता है उसे कहा जाता है रन टाइम एरर। और एक होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर हमें खुद समझना होता है, जैसे 2+4 6 होना चाहिए और हमारा आउटपुट आ रहा है 4, तो हमारी गलत है, कहने की लॉजिकल लिखे, तो लॉजिकल एरर आपको खुद समझना है। क्या यहां तक समझ में आया आपको? तो जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर ऐसा होता है। मैं ये आपको आइडिया दिया एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर की, एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनको हाई लेवल कहते हो, उनकी यही वर्किंग। हाँ हाँ।
ये तीन टाइप के होते हैं बेटा, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, तीनों। एक होता है लॉजिकल, लॉजिकल एरर पाइथन नहीं बताएगा, ये आपको खुद चेक। समझ में आया हम सभी को यहाँ तक? तो पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तीन स्टेटमेंट अभी तक हमने डिस्कस किया, फिर से बता रहा हूँ। पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्लियर है। पाइथन की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्लियर है। पाइथन की इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि पाइथन यूजेज ओनली इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट द कोड, तो नो, पाइथन यूजेज इंटरप्रेटर एज वेल एज कंपाइलर। कैसे करता है आप बता भी सकते हो। समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। पाइथन इज a global language. Are you hear about that? Python is a global language. Is anyone ask you what is the global, what is the local language? इसका क्या मतलब है? Python is a global language. मतलब global क्या क्या, क्या सेंस बनता है? क्या? बोलो। हाँ, इंटरनेशनली जो यूज हो, ये बात सही है, बट मैं एक चीज आइडिया देता हूँ, देखो। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये आपके लिए भी वैलिड है, पूरे इंटायर वर्ल्ड के लिए भी वैलिड है। तो यही सेम चीज है, पाइथन में जो सिंटेक्स आप यूज करते हो या जो पूरा वर्ल्ड यूज करता है, वही हम भी यूज करेंगे, जो हम यूज करते हैं वही पूरा वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि किसी ऑरिजिन के बिहाफ पे या किसी स्पेसिफिक रीजन के बिहाफ पे अलग अलग किया गया, नहीं, सबके लिए सेम। इवन जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, पाइथन ही नहीं, सभी के सभी क्या ग्लोबल है। समझ में आया नहीं है? बताइए। So these are the things about Python. Now we are discussing about how many implementation of Python. Now we are discussing about implementation of Python. Implementation क्या होता है? जैसे विंडो, विंडो में आपने देखा होगा, विंडो 8 आया, विंडो 10 आया, विंडो 11 आया है ना, विंडोज आपके लैपटॉप जो कंप्यूटर चलता है, तो ये विंडो के टाइप्स नहीं है, विंडो के अपडेटेड वर्जन है नहीं। तो उसी तरह से पाइथन के भी डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन है। पहला है सी पाइथन, ये टाइप्स ऑफ पाइथन नहीं है, ये सी पाइथन। सी पाइथन को सी से डेवलप किया गया था, सी लैंग्वेज से। और इसकी कोडिंग कहाँ लिखते हो? पीवीएम में, पाइथन वर्चुअल मशीन। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसकी कोडिंग कहीं ना कहीं लिखेंगे ना, एडिटर को मिलना चाहिए ना। तो पाइथन की कोडिंग कहाँ लिखते हैं? सी पाइथन की कोडिंग कहाँ लिखते हैं आप बताइए? पीवीएम में, पाइथन वर्चुअल मशीन। और पाइथन पीवीएम जो है ना, हमारे पास दो फॉर्म में आता है, आईडीएलई के फॉर्म में और आईडीई के फॉर्म में। किस दो फॉर्म? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आईडीएलई का जो इंटरफेस है ना, फ्रेंडली नहीं है, इसलिए सबको क्या, सब लोग क्या यूज करते हैं? आईडी। कौन कौन से आईडी है जैसे आप लोग जानते भी होंगे? VS कोड, पाइचम, एटम, जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब, मल्टीपल है, आपने सुना होगा, एनाकोंडा वगैरह। तो ये सारे क्या है? क्लियर हुआ? तो यदि आपको सी आता है तो आपको पाइथन में इजीली सेम सी की कोड पाइथन में लिख सकते हैं। मतलब आपको यदि सी आता है तो पाइथन आपको इम्प्लीमेंटेशन के साथ सी पाइथन। दूसरा है हमारा जाइथन, जिसको कुछ लोग जावा पाइथन भी बोलते हैं। तो यदि आपको जावा आती है, जाइथन को जावा से डेवलप किया गया, तो इसका कोड कहाँ लिखते हैं? जेवीए में, जावा वर्चुअल मशीन। तो यदि आपको जावा आती है और आप पाइथन में मूव करना है, तो भी आराम से मूव कर सकते हो, जावा के कोड पाइथन में भी चलेंगे। इम्प्लीमेंटेशन यूज करना पड़ेगा जाइथन। समझ में आ रहा है? मतलब आप देखो ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है पूरी। यदि जावा आता है तो भी वेलकम, सी आता है तो भी वेलकम। थर्ड वन है आयरन पाइथन। आयरन पाइथन सी शार्प से डेवलप किया गया है। तो यदि आपको रिएक्ट एंगुलर वगैरह आता है और आपको मूव करना है पाइथन में, तो आप आयरन पाइथन का यूज करके मूव कर सकते हो। और फोर्थ वन इज द पाई पाइप। एक्चुअली ना देखो, पाइथन क्या यूज करता है? इंटरप्रेटर। तो देखो, जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज में कोडिंग करोगे, तो पाइथन को उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसी लैंग्वेज में इसके साथ काम करवाएं, तो इसको ट्रांसलेट करने का टाइम नहीं लगेगा ना। बट यदि हम अपने लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे तो ट्रांसलेटर एक कुछ ना कुछ टाइम लेगा ना ट्रांसलेट करने में। इसलिए पाइथन का जो ट्रांसलेशन है वो कंपेयर टू मतलब स्लो है। मतलब पाइथन का जो एग्जीक्यूशन है, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों को यूज करता है, तो इसलिए इसका जो एग्जीक्यूशन स्पीड है, मतलब ट्रांसलेट करने का जो स्पीड है, वो स्लो है बाकी के लैंग्वेजेस से। मतलब C++। तो अब यदि हमें फास्ट, सपोज करो मुझे कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है जो बिल्कुल फास्ट में वर्क करे, जैसे फोन पे, पेटीएम, इनमें एग्जीक्यूशन कितना होता है? बहुत फास्ट होता है। आपने पेमेंट किया, फटाफट सेंडर के पास भी एक्नॉलेजमेंट आ गया, रिसीवर के पास भी चला गया। तो ऐसे एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो पाइथन से तो होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या डेवलप किया गया? पाई पाई। ये आर पाइथन से डेवलप किया गया, रूबी पाइथन। समझ गए? ये चार मेजर इंप्लीमेंटेशन है जो यूज होते हैं, इनके बाद और भी हैं जो हमारे काम के नहीं।
तो इनमें से हम लोग कौन पढ़ेंगे, ये पॉइंट है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सी पाइथन, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे सी पाइथन। सी पाइथन कोई भी पढ़ सकता है, जाइथन वही करें जिनको जाओ। समझ में आया? तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यू आर फेमिलियर विद व्हिच पाइथन, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, वी आर फेमिलियर विद सी पाइथन। तो यदि आप जाइथन बोलोगे तो कंप्यूटर की जो इंटरव्यू का क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि आपको जावा आती है। और एक चीज और, बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि आप फेमिलियर विद व्हिच पाइथन, कौन से पाइथन से आप फेमिलियर हो, तो बोल जाते हैं 3.9.11, वो वर्जन है पाइथन का, ये इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसके बारे में आपसे जानना चाह रहा है कि आप किस पाइथन पे काम किए हो, तो हम लोग किस पाइथन पे काम करेंगे, सी पाइथन। अच्छा, सी पाइथन ओपन सोर्स है, फ्री है, रिमेनिंग जितने हैं ये पेड है। तो कहीं कहीं बुक्स में या कोई यूट्यूब वगैरह पे देखो कि पाइथन जो ओपन सोर्स, तो उनको कहा ना भाई साहब या तो आपको पता नहीं है, या तो आपको यदि पता है तो ये तीन चीजें हमें फ्री दिलवा के दे, हमें बहुत जरूरत है। ये तीनों रिन्यूअल होते हैं ईयरली, जो भी कंपनी यूज करती है ना जाइथन को या आयरन पाइथन को, इनके ईयरली बेसिस पे इनके लाइसेंस दोबारा परचेज करना पड़ता है, ये पेड वर्जन है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे फिलहाल, अच्छा सी पाइथन इसलिए नहीं कि फ्री है, इसलिए कि सी पाइथन हमें लर्न करना आसान होता है स्टार्टिंग में, जितने भी लर्नर्स हैं उनको सी ही पढ़ना चाहिए। तो ये था दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। अब हम में से किसी को कोई डाउट यहाँ तक रह गया हो तो बताइए, कोई भी कंसर्न हो तो बताइए, क्योंकि हमने सर प्लीज रिप्लाई नहीं, ओके क्या रिप्लाई है। हाँ जी यही बैच है रोहन, 3:31 में ज्वाइन करेंगे तो यही इशू होगा। तो रोहन, ये सैटरडे संडे वाली बैच है, इतनी क्या दिक्कत है, अभी जस्ट अभी रिप्लाई इसकी मिल जाने चाहिए आपको, क्लास खत्म होने देते। आई जस्ट ज्वाइन विन डिड द क्लास, 3 बजे से स्टार्ट होती है। ड्रॉइंग आपको मैम ने बताया होगा। और कोई कंसर्न किसी का हो तो मैं रुक रहा हूँ, बताइए। और किसी का कोई कंसर्न है यहाँ तक तो बताएं, यस। No one have no questions. Now move to installation part. This is all about introductions about Python. क्या अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि एक्सप्लेन एट लीस्ट 3 मिनट अबाउट पाइथन, तो क्या हम कर सकते हैं पाइथन को 3 से 5 मिनट तक एक्सप्लेन कर सकते हो सब लोग, कर सकते हो नहीं कर सकते सब लोग, अब तो 5 मिनट तक एक्सप्लेन कर ही सकते हो, पाइथन ये है, पाइथन वो है, पाइथन ऐसे है, पाइथन ऐसे नहीं। और यदि बात की जाए एरिया ऑफ पाइथन, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, फील्ड ऑफ पाइथन या एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, पाइथन को कहाँ कहाँ यूज होता है हमने बता दिया आपको, है ना। पाइथन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, किस किस फील्ड में यूज करते हैं। पाइथन को आप एआई फील्ड में भी यूज कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी, ये सारे फील्ड मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, ये सारे फील्ड पाइथन यूज कर सकते हैं। मैं इंस्टॉलेशन पार्ट पे आता हूँ। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन कर ले और यहाँ पे सर्च करें पाइथन, जस्ट राइट हियर एंड क्लिक एंटर। यहाँ पे नोटिस करिए पाइथन डॉट ओ आर जी लिखा हुआ है। ओ आर डॉट ओ आर जी क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डॉट ओ आर जी जहां भी दिखे, मतलब ये समझिए आप कि ना तो वो पैसा लेगा ना ही आपको पैसा वो प्रोवाइड करेगा, देगा, यदि उसमें काम कर दो तो फ्री में कोई कभी पैसा वैसा नहीं। तो डॉट ओ आर जी जो होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। डॉट कॉम क्या होता है, कॉमर्शियल। डॉट इन क्या होता है, डॉट इन क्या होता है, इंडियन वेबसाइट। डॉट एन जी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जेपीएन डॉट जेपीएन जापानीज जापानीज वेबसाइट है। और ये सब हमें पता होना चाहिए। तो वैसे चुप क्यों हो? बोलना चाहिए ना। अरे हम लोग क्लास ले रहे हैं, इतने साइलेंट क्यों हो? आप लोग वेबसाइट नहीं यूज किए, इतने सारे यूज किए होगे सब, पता भी होगा, ऐसे क्यों अनजान? समझ में आ रहा है ना सभी को? अच्छा इसको क्या कहते हैं, एच टी टी पी डब्ल्यू 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 पाइथन डॉट org, इसको क्या कहते हैं बताइए? एच टी टी पी एस कहते हैं। इसको क्या कहते हो, डब्ल्यू डब्ल्यू ये वाला जो दिख रहा है, अरे ये पूछ रहा हूँ पूरी को, इसको क्या कहते हो, डीएनएस कहते हैं इसे, डीएनएस। जैसे यहाँ पे ना कुछ लोग यूआरएल कहते हैं, तो देखो ये यूआरएल नहीं है बेटा, यूआरएल तो ये है जो ऊपर में है, ये इस सर्व ये जो पाइथन डॉट org जो है ना, एक सर्वर है, वेब सर्वर, इसको डिप्लॉय किया गया है। जैसे हमने पाइथन लिखा तो इतने सारे आ गए ना सर्वर के नेम, तो पहले इनके आईपी एड्रेस हुआ करता था, यहाँ पे लिखा हुआ रहता था 192.168 ऐसे लिखा हुआ रहता था। तो हमें आईपी एड्रेस याद नहीं रह पाएगा, तो फिर वही प्रॉब्लम आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू का। इसलिए इसको डीएनएस में कन्वर्ट किया गया, डोमेन नेम सर्विस, मतलब हर एक सर्वर का नेम हो गया। तो पाइथन का पी दिखोगे ना, तो जितने पी से स्टार्ट होने वाले सर्वर उनका नाम आ जाए।
तो ये अब जब इस पे क्लिक करते हो तो सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगा, देखो जैसे ही नहीं लिखा रिक्वेस्ट किया तो ये हमें ये रिस्पॉन्स में मिला, तो पाइथन सर्वर में ये रिस्पॉन्स हो गया जो आपके सामने हो गया। तो पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन पहले देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी चीज को पढ़ो उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर फॉलो करो। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको। पाइथन सबसे पहले डेवलप हुआ था 25 अक्टूबर 1996 को, देखो सबसे फर्स्ट 1.4, ये कौन सा पाइथन है, सी पाइथन। अभी फिलहाल कौन सा चल रहा है देखो, 3.13.7। कब अपडेट कब हुआ है, 14 अगस्त 2025 को, मतलब 10 दिन पहले, 9 दिन पहले नहीं। और ये उसके पहले क्या अपडेट हुआ था, देख रहे हो, ये एक सिंगल ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली अपडेट होती है। अच्छा, अपडेट क्या हुआ इसकी भी जानकारी देख सकते हो, इस पर क्लिक करो, देखो ये बता रखा है क्या नया ऐड किया हमने, बता रखा है ना, देखो। तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, पहले 1 मंथ अच्छे से पढ़ ले, पाइथन 1.5 मंथ का होता है अप्रॉक्स, तो एक बार मैं करा दूंगा। जब लेट से 1.5 मंथ के बाद जब पाइथन फिर से कुछ अपडेट हुआ, डुकेट से कोई फोन करके आपको नहीं बताएगा कि पाइथन अपडेट हो गया, थोड़ा पढ़ लो, है ना। तो आप इससे आप खुद से जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, अब पाइथन अपडेट हुआ तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी लॉजिक बदल देगा, नहीं, कुछ नया ऐड किया होगा या जो कुछ नहीं यूज हो रहा उसको हटाया होगा। पाइथन ऐसा मत समझना कि पूरी की पूरी लॉजिक चेंज हो जाएगी, इतना भी नहीं चेंज करेगा। समझ में आया आप सभी को। तो ये अभी हम फिलहाल कौन सा पाइथन पढ़ रहे हैं, सी पाइथन, कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, 13.7। समझ में आया ना, 3.13.7 क्लियर हुआ। डाउनलोड सेक्शन में आ जाइए, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपके पास विंडो होगा, मैक होगा, लिनक्स होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड पे क्लिक करें। डाउनलोड हो गया, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, देखो यहाँ पे आगे ऑप्शन सेव करें, सेव हो गया। अब एक क्वेश्चन मेरा है आप सभी से, जैसे आपने सुना होगा वाई पाइथन इज कॉल्ड एज पाइथन, पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा, और भी कुछ नाम हो सकता है? हाँ, पाइथन के जो डेवलपर है ना, जो पाइथन को जिन्होंने इन्वेंट किया उनका नाम था मोंटी पाइथन, सॉरी ग्यूडो वान पाइथन, जीवी रॉसन, उनका नाम था जीवी रॉसन, ग्यूडो वान, उसके इन्वेंटर थे, उनका नाम था जीवी रॉसन, ग्यूडो वान रॉसन। तो उनका एक बहुत कॉमेडी सीरीज था, बहुत फेवरेट कॉमेडी सीरीज था, इसका नाम था मोंटी मोंटी। जैसे हम सभी लोग का फेवरेट होता है कुछ ना कुछ, तो उनका जो फेवरेट सीरीज था उनका नाम था मोंटी पाइथन। तो उस वही कॉमेडी सीरीज थी, तो वही जो अपना जो अपना कॉन्सेप्ट इन्वेंट करना चाह रहे थे, उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, पाइथन। देखो इस लैंग्वेज का इसका नाम क्या पड़ेगा, जीवी रॉसन। ज्यादा आपको होता है, जैसे न्यूटन्स ने अपना लॉ लाया तो उसका नाम रख दिया न्यूटन्स लॉ। ओम ने नया लॉ लाया उसका नाम रख दिया ओम्स लॉ। है ना, सबका अपना अपना नेम से ही उन्होंने अपना नाम रख दिया। तो उसी तरह जीवी रोशन यदि अपने नाम से रख देते तो अब कितना ऑकवर्ड इसका नाम होता है, जीवी रोशन। तो ये है, अभी आपका सेटअप फाइल डाउनलोड होगा, इसको डाउनलोड कर लें, डबल क्लिक करें, ओपन हो जाएगा, देखो ओपन हो रहा है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखो आप में ना यहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टम इंस्टॉलेशन का, तो कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर रहे हैं, और आप में एक चीज और होगा, आप कस्टम इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे दो चेक इन बॉक्स होंगे, यहाँ पे दो चेक इन बॉक्स, इन दोनों को चेक इन कर लेना। समझ गए ना, यहाँ पे ऐड टू वेरिएबल रहेगा कुछ, और यहाँ पे पाइथन डेस्कटॉप आएगा, इन दोनों को कर लेना। मेरे में ऑलरेडी है, तो मैं ट्राई करके दिखाऊं। यहाँ पे कस्टम इंस्टॉलेशन पे चले जाए, देखो इन सभी को चेक इन होना चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये तीन चेक इन होना चाहिए, मैंडेटरी है। देख रहे हो ना ये तीनों, फिर इंस्टॉल, बस इंस्टॉलेशन हो गया, देखो। डाउनलोड सेक्शन में चले जाए, डाउनलोड, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इसको डाउनलोड होने के बाद जस्ट क्लोज करते हैं, क्लोज हो गया ये सारे। जैसा कि मैं बताया आपको कि पाइथन की कोडिंग हम कहाँ करते हैं, पीवीएम में, पाइथन वर्चुअल मशीन बताया था ना। जब आप पाइथन डाउनलोड करते हो तो पीवीएम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब पाइथन दो फॉर्म में आता है पीवीएम, आईडीएलई और आईडीई, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको आईडीएलई दिखाता हूँ, फिर आईडीई पे चलेंगे।
देखो आपको यहाँ पे सर्च करना IDLE। देखो IDLE दिख रहा है आपको लिखा हुआ, इस पर डबल क्लिक करें ये ओपन हो जाएगा। IDLE का इंटरफेस देखो कैसा दिखेगा आपको, जिस पे यहाँ पे ओपन होगा देखो। देखो कैसा है। इसी वजह से इसको यूज नहीं करते लोग। देखो इसका इंटरफेस बिल्कुल फ्रेंडली लग रहा है, नहीं लग रहा। इसकी कोडिंग कहाँ करोगे, फाइल में जाओगे, न्यू फाइल यहाँ पे। मतलब इसकी दो इंटरफेस होती है, देखो कोडिंग यहाँ लिखो, आउटपुट यहाँ आएगा। देख रहे हो ये चीजें। इसी वजह से लोग इसको यूज नहीं करते कि मतलब हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। जैसे आप देखे होगे ना, यूजर वही एप्लीकेशन यूज करता है जो उसके लिए फ्रेंडली है। व्हाट्सएप क्यों यूज करते हैं सब लोग, क्योंकि व्हाट्सएप सबके लिए आसान है, कोई भी यूज कर लेता है। चैटिंग जाके चैट हो गया, स्टेटस में स्टेटस लग गया, सब लोग इसीलिए यूज करते हैं ना इतना आसानी से। तो इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते, क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं देता है जब प्रोग्रामर्स। तो हम इसे इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, आईडी। तो हम आईडी हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो देखो जो फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले हैं वो VS कोड यूज करें। यहाँ पे सर्च कर लें VS कोड, यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। इनका फुल स्टैक डेवलपमेंट होगा, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जिन जो लोग डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स वाले होंगे वो विंडो यहाँ से करेंगे। डेस्कटॉप पे आ जाना है आप लोगों को। देखिए आपको जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने की जरूरत है। आप यहाँ पे जाएंगे, रन का डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, विंडो आर प्रेस करना है, विंडो की प्लस आर, ये ओपन हो गया। यहाँ पे लिखना है CMD, यहाँ पे क्या लिखेंगे CMD। या तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके CMD, जो यहाँ से आसान लगे। ऐसे ओपन हो गया, हमारे सामने हो गया। अब यहाँ पे लिखना है पिप PIP, बट ये कब, पाइथन इंस्टॉल होने के बाद। पहले पाइथन इंस्टॉल करना है वहां से डाउनलोड python.org से। पिप इंस्टॉल नोटबुक। हेलो। नहीं नहीं, कोई कैंसिल। PIP क्या है? PIP पाइथन का पैकेज मैनेजर है। अब पाइथन का जो भी चीज डाउनलोड होगा कैसे होगा, PIP के थ्रू। देखो जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उनमें दो चीजें होती है, उसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। तो पाइथन के जितने भी लाइब्रेरी होंगे वो कैसे डाउनलोड होंगे, PIP के थ्रू। और पाइथन के जितने भी फ्रेमवर्क होंगे वो भी कैसे डाउनलोड होंगे, PIP। आया समझ में। ये लिख के इंटर हिट कर दो, तो यहाँ से पाइथन का इंस्टॉल होना शुरू हो गया IT। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। नहीं नहीं, वो आइडियली बेटा बाई डिफॉल्ट आता है आपके कंप्यूटर में, उसको नहीं करना पड़ता। आई को करें बस। नहीं नहीं, उसे आप क्लोज रखें, वो तो ऐसे ही आप बाई डिफॉल्ट आता है। आप CMD ओपन कर लो, यहाँ पे क्लिक सर्च करके यहाँ पे जाके ये कमांड लिखे, पिप इंस्टॉल नोटबुक। यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, इंस्टॉलेशन तक। कल से हम टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि कल कुछ नए बच्चे और ऐड होंगे, तो हम सभी लोग एक साथ चलेंगे आगे, ठीक है। हाँ कोई, ये मेरे कंप्यूटर का। हाँ दिक्कत नहीं, सब में अलग अलग आता है, एडमिन सबका अलग अलग है। ये तो मेरे एडमिन से इंस्टॉल है ना, इसलिए है। एडमिन से लॉग इसलिए दिखा रहा है, आप में अलग अलग। आप सभी लोग जितने भी क्लास ले रहे हैं वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दो, 620010। मैं सब ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और आप जो रिकॉर्डिंग आज की हुई क्लास की वो या वो PPT आपको शेयर कर दूंगा। इसमें मुझे दो चीज शेयर कर देना बेटा आपको। डुकेट आईडी जरूर शेयर करें, आईडी जो आपको डुकेट ने प्रोवाइड की होगी, 5 डिजिट का होता है। और बैच की टाइमिंग जैसे पाइथन@3 o'clock, ये दो चीज मैसेज कर दें, टाइमिंग और आपको आईडी। मैं आप सबको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, फिर हम चलेंगे। हाँ हाँ, डाल देते हैं बेटा। नंबर नहीं लिख पाए क्या? लिखिए 62।